Good evening, students. So, this is our lecture number 61 on the Code of Criminal Procedure 1973 and the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023. तो अपने आज के लेक्चर में हम लोग सेक्शन 481 और सेक्शन 483 को कवर करेंगे. इससे पहले के जितने भी रिमेनिंग सेक्शंस हैं उनको हमने कर लिया. दैट इज़ 478, 479, 480 एंड 482. जो ये दो रिमेनिंग सेक्शंस हैं इनको कर लेते हैं. फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो बाकी चैप्टर 35 के हमारे प्रोविजंस बच गए हैं एक बार उसका एक ओवरव्यू ले लेंगे कि उनमें क्या बातें कही गई हैं. ठीक है, बाकी सेक्शंस उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बस मैं आपको समझा दूंगा कि उन सेक्शन में क्या बातें, उनसे रिलेटेड कोई केस लॉज आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. तो आइए देखते हैं हमने अब तक क्या पढ़ा है. सबसे पहले हमने सेक्शन 2B के अंदर बेल की डेफिनेशन पढ़ी थी. यहाँ पर क्या होता है, किसी इंसान को लॉ की कस्टडी से रिलीज़ किया जाता है और किसी ऐसे इंसान की कस्टडी में भेजा जाता है जो कि उसके चॉइस का हो. ठीक है, ये हमने एक जजमेंट के थ्रू समझा था. बेलेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं? जिन ऑफेंसेस को एज बेलेबल शोकेस किया है अंडर शेड्यूल नंबर 1. बेल बॉन्ड क्या होता है? जब आपको रिलीज किया जाता है, जब एक श्योरिटी आपका जो बेल का अमाउंट है, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, जब वो उसको पे करता है एंड देन जब आपको सब्सिक्वेंटली रिलीज किया जाता है तो उसे हम बेल बॉन्ड कहते हैं. बॉन्ड क्या होता है? इट मीन्स अ पर्सनल बॉन्ड. ठीक है, और जहाँ पे आपको किसी श्योरिटी की आवश्यकता नहीं होती है टू बी रिलीज फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ. ठीक है, फिर हमने सेक्शन 482 के अंदर एंटिसिपेटरी बेल की रिगार्डिंग कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन किया था. फिर उसके बाद हमने सेक्शन 478 के बारे में पढ़ा था, विच बेसिकली रिलेट्स टू बेल इन बेलेबल ऑफेंस. ठीक है, इसमें इंडिजेंट पर्सन, पॉपर वगैरह के बारे में हमने डिस्कस किया था. फिर हमने पढ़ा सेक्शन 480 को, बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ा सेक्शन 480 को. ठीक है, इट इज़ बेसिकली रिलेट टू बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस. ठीक है, इसको भी हमने काफ़ी हद तक कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लिया, तो दोबारा इसमें डेल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है. एंड एनीथिंग एल्स? हाँ, उसके बाद लास्ट जो हमने कल डिस्कशन किया था वो सेक्शन 479 से रिलेटेड किया था. एक बार इसको दोबारा पढ़ लेते हैं, फिर जो सब्सिक्वेंट सेक्शन से उनको डिस्कस करते हैं. ठीक है, Subsection 1 of Section 479, where a person has during the period of investigation, inquiry or trial under this Sahita of an offence under any law, not being an offence for which the punishment of death or life imprisonment has been specified as one of the punishments under that law, undergone detention for a period extending up to 1/2 of the maximum period of imprisonment specified for that offence under that law, he shall be released by the court on bail. ठीक है, अगर किसी इंसान के ऊपर ये एक्यूजेशन लगाए कि उसने कोई क्रिमिनल ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है, एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल या फिर इंक्वायरी, जो वो पूरा जो टेन्योर है जब तक उसको कस्टडी में रखा गया, वो कस्टडी का जो टेन्योर है वो टोटल उस पनिशमेंट का हाफ हो चुका है. मतलब सपोज अगर उस इंसान ने एक ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जिसकी पनिशमेंट 6 साल की है, मैक्सिमम प्रिस्क्राइब पनिशमेंट इज 6 years, और बंदा पिछले 3 साल से इंक्वायरी, ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन के दौरान कस्टडी में ही है. ठीक है, यहाँ पे पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी दोनों ही इंक्लूडेड रहेंगे. तो 3 साल से वो बेचारा मतलब कस्टडी में है, तो फिर बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 479 सबसेक्शन 1 आपको उसको रिलीज करना पड़ेगा. इसका पहला एक्सेप्शन क्या है कि अगर कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, ठीक है, और उसने 6 साल का 1/3 पनिशमेंट मतलब उसने फेस कर लिया है, दैट वुड बी 2 years. मतलब उसको पिछले 2 साल से कस्टडी में अगर रखा गया एंड ही इज़ ए फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, तो उसके बाद आप उसको 2 साल के बाद ही बेल पर छोड़ सकते हैं. सेकेंड प्रोविजो क्या कहता है? प्रोवाइडेड फर्दर दैट द कोर्ट में, आफ्टर हियरिंग द पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, order the continued detention of such person for a period longer than 1/2 of the said period or release him on bail bond instead of his bond. ठीक है, यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को हम मौका देंगे कि वो प्रोसिक्यूशन के साइड को रिप्रेजेंट कर सके बेल हियरिंग में, कि इस इंसान को इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 1/2 ऑफ द टोटल टाइम फ्रेम ऑफ द पनिशमेंट क्यों ना रिलीज़ किया जाए. ठीक है, इट कुड बी एनी रीज़न. हो सकता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर सकें कि ये इंसान अगर बाहर इसको छोड़ दिया गया, इसको बेल पर अगर हमने लिबर्टी ग्रांट कर दी, तो ये इंसान बाहर जाके एविडेंस से टैम्पर कर सकता है. ठीक है, इसके कुछ प्रीवियस ऐसे रिकॉर्ड्स रहे हैं कि जब इसको बेल पे छोड़ा गया है तो इसने जो विटनेसेस हैं उनको इंड्यूस किया है कि इसके अगेंस्ट में बयान ना दें. ऐसे किसी भी प्रकार के आर्ग्यूमेंट जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर फर्निश कर सकते हैं. ठीक है, और अगर ऐसा कोई मतलब रीजनेबल आर्ग्यूमेंट पेश किया जाता है बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो जो वो 1/2 जो पीरियड है ना उसको और भी ज़्यादा एक्सटेंड किया जा सकता है. क्लियर है?
Third proviso, provided also that no such person shall in any case be detained during the period of investigation, inquiry or trial for more than the maximum period of imprisonment provided for the said offense under that law. ठीक है, अब किसी लॉ ने जो मैक्सिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की है फॉर दैट पर्टिकुलर ऑफेंस, ठीक है, उसका जो मैक्सिमम प्रिस्क्राइब पनिशमेंट है, जो पूरा टेन्योर है, उसके पूरे टेन्योर में इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल और इंक्वायरी अभी तक कंक्लूड नहीं हुई है, ठीक है, और वो उस पूरे टेन्योर में वो जो बंदा है वो लॉफुल कस्टडी में उसको रखा गया, मतलब लॉ की कस्टडी में उसको रखा गया, ठीक है। तो एक तरीके से इम्प्लाइडली देखा जाए तो उस इंसान ने उस ऑफेंस के लिए कहीं ना कहीं एक तरीके से जो पनिशमेंट है उसको तो फेस कर ली, ठीक है, उतना टाइम उसको कस्टडी में रख लिया गया, तो अब उसको फर्दर डिटेन करके रखने का क्या मतलब बनता है, भले ही वो सब्सिक्वेंटली गिल्टी पाया जाए या फिर वो इनोसेंट पाया जाए, ठीक है, इट डजेंट मैटर। तो आप उसको रिलीज कर देंगे, यहाँ पर बेल पे रिलीज करने की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर उस इंसान को उसकी एब्सोल्यूट लिबर्टी आप ग्रांट कर देंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रायल रोक दिया जाएगा, ट्रायल चलेगा, क्योंकि ये भी तो पता लगाना ज़रूरी है ना कि वो इंसान गिल्टी है कि इनोसेंट है, ठीक है। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि बंदे ने सोचो इतना लंबे टाइम तक जेल में टाइम स्पेंड किया, ठीक है, 6 साल की पनिशमेंट थी, 6 साल तक जेल में ही रहा, अब बाद में सब्सिक्वेंटली डिसीजन आता है कि ये बंदा तो इनोसेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर उसके पास क्या रेमेडी रहेगी, उसके पास कोई रेमेडी नहीं रहेगी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वो इंसान क्या कर सकता है कि जो इन्फॉर्मेंट था उसके अगेंस्ट में मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस, मतलब मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस लगा सकता है, ठीक है। इसके अलावा उस इंसान के पास किसी भी प्रकार की रेमेडी अवेलेबल नहीं है। एक्सप्लेनेशन पार्ट ये कहता है कि ट्रायल, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी टाइम, मतलब जो भी अननेसेसरी डिले कॉज हुआ है बिकॉज ऑफ द एक्शंस ऑफ द एक्यूज्ड, उस टाइम फ्रेम को हम एक्सक्लूड करेंगे वाइल कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ डिटेंशन, ठीक है। सबसेक्शन 2 क्या कहता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन सबसेक्शन 1 एंड सब्जेक्ट टू द थर्ड प्रोवाइजो देयर ऑफ where an investigation, inquiry or trial in more than one offense or in multiple cases are pending against a person, he shall not be released on bail by the court, ठीक है। कोर्ट किसी भी इंसान को बेल ग्रांट नहीं करेंगे अगर उसके अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या फिर ट्रायल चल रही है फॉर मल्टीपल ऑफेंसेस, मतलब उसने मल्टीपल ऑफेंसेस कमिट किए हैं, ठीक है, एक सीरीज में बहुत सारे ऑफेंसेस उसने कमिट किए हैं, तो आप उसको बेल पर रिलीज नहीं करेंगे। ये हमने आपको एक डायरेक्शन दिया है, क्लियर है आपको, ठीक है। मल्टीपल ऑफेंसेस कमिटेड इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन, मतलब सिंगल ट्रांजैक्शन ज़रूरी नहीं है, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस में भी हो सकता है, वो हम लोग चार्ज फ्रेमिंग में पढ़ेंगे, बट मैं आपको ऐसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि बंदे ने बहुत प्रकार के ऑफेंसेस किए थे, ठीक है, एंड कई सारे ऑफेंसेस करने के बाद वो जो सारे ऑफेंसेस थे उन सारे ऑफेंसेस के लिए उस इंसान के अगेंस्ट में सेपरेट ट्रायल भी चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कोर्ट को एक डायरेक्शन दिया है कि ऐसे केसेस में आप उस इंसान को बेल पर नहीं रिलीज करेंगे, लेकिन इसमें एक्सेप्शन वही है कि देखिए अगेन ये एक नॉट विथ स्टैंडिंग क्लॉज है, मतलब इसको हम लोग नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज मानते हैं, ठीक है। इसका क्या इफेक्ट होता है, इसका एक ओवर राइडिंग इफेक्ट होता है, जो जनरल प्रिंसिपल है ये उसको ओवर राइड करता है, ठीक है, ये उसका एक एक्सेप्शन नहीं होता है, ये उस प्रिंसिपल को ही ओवरराइड कर देता है, तो ध्यान रखिएगा ये चीज़, ठीक है। प्रोवाइजो एक एक्सेप्शन होता है, लेकिन नॉट विथ स्टैंडिंग प्रोविजन पूरी तरह से जो प्रिंसिपल होता है ना उसके अगेंस्ट जाके कुछ मतलब बाहर निकालता है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? हाँ, लेकिन यहाँ पर ये है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन सबसेक्शन 1 एंड सब्जेक्ट टू द थर्ड प्रोवाइजो, ठीक है। सबसेक्शन 1 में कुछ भी दिया है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, इस प्रोविजन को आप फॉलो करेंगे इस पर्टिकुलर केस में, एंड अलॉन्ग विद दैट सब्जेक्ट टू द थर्ड प्रोवाइजो। थर्ड प्रोवाइजो क्या कहता है कि उसने अगर पूरा टेन्योर पनिशमेंट का कस्टडी में मतलब फेस कर लिया तो उसको आप रिलीज करेंगे ना, तो वो जो पर्टिकुलर प्रोवाइजो है उसकी एप्लीकेशन सबसेक्शन 2 पर भी रहेगी। सबसेक्शन 3 क्या कहता है कि जैसे ही द सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल where the accused person is detained on completion of 1/2 or 1/3 of the period mentioned in subsection 1, as the case may be, shall forthwith make an application in writing to the court to proceed under subsection 1 for the release of such person on bail. subsection 3 ये कहता है कि जो जेलर होते हैं, जो SI होते हैं जेल के, सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल बेसिकली, जिनको हम जेलर भी कहते हैं, मूवीज़ में आपने देखा होगा, शोले में देखा होगा आपने, वो जेलर रहता है, ठीक है। तो जेलर के ऊपर हमने बेसिकली एक प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन डाली है कि जैसे ही सबसेक्शन 1 के अंदर जिस इंसान को डिटेन करके रखा गया है वो अपना 1/2 और 1/3 का डिटेंशन अगर कंप्लीट कर लेता है सबसेक्शन 1 के अंदर, तो फिर जो जेलर है उनकी ये ऑब्लिगेशन है कि वो
जितना जल्दी हो सके, देखिए फोर्थ विथ लिखा है, विदाउट एनी अनरीजनेबल और अननेसेसरी डिले वो जेलर एप्लीकेशन देगा कोर्ट को कि इस इंसान को अब बेल पर रिलीज किया जा सकता है। क्लियर है आपको? ठीक है। अब भाई ऑब्वियस सी बात है, इसको डालने का पर्पस क्या है? अब कोर्ट जो है वो हर जेल में जा जाके थोड़ी पता करेगा कि मतलब किसी इंसान ने अपना 1/2 टेन्योर ऑफ इम्प्रिजनमेंट जेल लिया, मतलब फेस कर लिया है कि नहीं कर लिया है, 1/3 फेस कर लिया है कि नहीं कर लिया है। इतना काम थोड़ी है कोर्ट के पास कि वो जा जाके मतलब हर जेल में इस चीज़ का मुआवना करे। तो इसीलिए हमने जेलर के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि आप ऐसा काम कर देना। क्लियर है आपको ये चीज़? अब आते हैं हम लोग अपने आज के सेक्शन में, और कुछ टॉपिक्स भी हैं जिनको हमें डिस्कस करना है। पहला है सेक्शन 481, बेल टू रिक्वायर एक्यूज्ड टू अपीयर बिफोर नेक्स्ट एपेलेट कोर्ट। ठीक है, आइए इसको पढ़ते हैं। बिफोर कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल, इसको रुकिए थोड़ा बड़ा कर दूं। हाँ, बिफोर कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल, ट्रायल के कंक्लूड होने से पहले, एंड बिफोर डिस्पोजल ऑफ द अपील, द कोर्ट ट्राइंग द ऑफेंस और द एपेलेट कोर्ट एज द केस में बी shall require the accused to execute a bond or bail bond to appear before the higher court as and when such court issues notice in respect of any appeal or petition filed against the judgment of the respective court, and such bond shall be in force for 6 months. इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। As per section 6 of the Limitation Act, अगर एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग में जजमेंट आता है, एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग में अगर जजमेंट आता है और आप उस जजमेंट के अगेंस्ट में अपील डालना चाहते हैं, तो आपके ऊपर आपको विद इन 60 डेज वो अपील फाइल करनी पड़ेगी। ये आपके ऊपर एक लिमिटेशन है। ठीक है। सबसेक्शन 1 ये कहता है कि बिफोर कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था ये चीज कि मैं नीचे बताया था, रुकिए। हाँ, यहां तक इन्वेस्टिगेशन होता है। ठीक है, फिर आपकी इंक्वायरी होती है, फिर विद द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज ट्रायल जो है वो शुरू हो जाता है, फिर ट्रायल के बाद आता है आपका जजमेंट। ठीक है, फिर जजमेंट के बाद आपकी होती है सेंटेंस हियरिंग। क्लियर है आपको? जजमेंट में ये डिटरमाइन हो जाता है कि इंसान इनोसेंट है, मतलब एक्यूज जो है वो इनोसेंट है या फिर गिल्टी है। अगर उसको गिल्टी पाया जाता है तो फिर उसको उसकी सेंटेंस हियरिंग होती है। ठीक है, क्लियर है आपको ये चीज? हाँ, तो सेक्शन 481 क्या कहता है? बिफोर कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल। कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल का मतलब क्या है? बिफोर सेंटेंस हियरिंग और डिलीवरी ऑफ जजमेंट। बताऊंगा इसका मतलब क्या है, मैं समझाऊंगा मैं ये दोनों चीजें क्यों लिखा हूं। ठीक है, बिफोर कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल का मतलब क्या है कि सेंटेंस हियरिंग और डिलीवरी ऑफ जजमेंट दोनों ही इसमें इंक्लूडेड रहेगा। एंड बिफोर डिस्पोजल ऑफ द अपील, अपील के डिस्पोजल का मतलब सपोज आपका जो ट्रायल था वो मैजिस्ट्रेट ने किया। ठीक है, जो नेक्स्ट अपील जो आपके पास होती है, जो आप लॉन्च कर सकते हो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, वो आप कर सकते हो कोर्ट ऑफ सेशन के पास। ठीक है, अब यहां पर कोर्ट ऑफ सेशन ने भी यही कहा कि हाँ भाई तुम गिल्टी ही हो, जेल में जाओ वापस। ठीक है, फिर कोर्ट ऑफ सेशन के बाद आप अगेन हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो विद एन अपील, है कि नहीं? तो यहां पे क्या कह रहा है? बिफोर डिस्पोजल ऑफ द अपील, मतलब अगर कोर्ट ऑफ सेशन के पास आप मतलब आपने किसी एपेलेट अथॉरिटी को अप्रोच किया है, तो उस एपेलेट अथॉरिटी के डिसीजन आने से पहले, ठीक है, द कोर्ट ट्राइंग द ऑफेंस और द एपेलेट कोर्ट, जो मतलब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में ट्रायल कंडक्ट कर रहा है कोर्ट, वो और जो एपेलेट कोर्ट है, एज द केस में बी शैल, देखिए मैंडेटरी है, रिक्वायर द एक्यूज टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड और बेल बॉन्ड to appear before the higher court as and when such court issues notice in respect of any appeal or petition filed against the judgment of the respective court, and such bond shall be in force for 6 months. अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। बहुत आसान है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अब सपोज क्या हुआ कि जजमेंट आया, ठीक है, और बंदे को इनोसेंट पाया गया। ठीक है, बंदे को इनोसेंट पाया गया, उसको किसी भी प्रकार की सजा नहीं दी गई। अब जो प्रोसिक्यूशन था, यानी कि जो आपका स्टेट था, वो अपील में चला गया। अब जब बंदे को हमने इनोसेंट पा लिया तो उसको हम लोग कस्टडी में तो रखेंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है, उसको उसकी एब्सोल्यूट लिबर्टी हम ग्रांट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए वो बंदा अगर जजमेंट में इनोसेंट पाया जाता है
तो स्टेट के पास ये रिकोर्स तो रहेगा ना कि अभी भी वो अपील में जा सकते हैं, वो कोर्ट ऑफ सेशन को या फिर हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, है कि नहीं? ठीक है। तो अब देखिए, अब अगर मान लीजिए जो स्टेट है वो कोर्ट ऑफ सेशन को अप्रोच करते हैं विद एन अपील, ठीक है, तो यहां पर जो ट्रायल कोर्ट है वो क्या करेगा, वो जो आपका एक्यूज्ड है, जो आपका इनोसेंट है, अब इनोसेंट कहना चाहिए, एक्यूज नहीं मानना चाहिए, मतलब बेसिकली जिस पर्सन के अगेंस्ट में ट्रायल कंडक्ट किया गया था, जिसको इनोसेंट पाया गया, उस इंसान को ट्रायल कोर्ट एक बॉन्ड में एंटर करवाएगा। क्यों एंटर करवाएगा? कि मान लीजिए स्टेट ने अपील डाल दी, ठीक है, स्टेट ने अपील डाल दी एक हायर कोर्ट में, और बंदे को पहले इनोसेंट पाया गया था, ठीक है। अब अपील की जब मतलब प्रोसीडिंग होगी, जब वहां पर अपील में जब एपलेट कोर्ट जब हियरिंग कंडक्ट करेगा, तो वहां पर तो एक्यूज अपनी प्रेजेंस इंश्योर ही नहीं करेगा, और उसको बॉन्ड में हम लोग एंटर ना करवाएं। तो समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कहना चाहता हूं? तो ये कहता है बिफोर कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल। कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल का मतलब क्या? कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में ट्रायल कंडक्ट किया जा रहा है बाय द मैजिस्ट्रेट कोर्ट। फॉर एग्जांपल, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में मैजिस्ट्रेट कोर्ट जो है वो ट्रायल कंक्लूड कर रहे हैं, और जजमेंट में ये पाते हैं कि जो एक्यूज्ड है वो इनोसेंट है, ठीक है, जो एक्यूज्ड है वो इनोसेंट है, तो वो उसको एक बॉन्ड में एंटर करवाएंगे, बिकॉज जो प्रोसिक्यूशन है वो अपील में जा सकता है, और अपील में देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि जो जजमेंट मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने दिया उसको रिवर्स कर दें, या फिर किसी प्रकार का पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट कर दें उसके ऊपर, एक्यूज के ऊपर, है कि नहीं? देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ दैट। अब अगर उस बंदे को आपने एकदम फ्री, एकदम खुला छोड़ दिया, और वो इंसान जो है वो कहीं गायब हो गया, उसके बाद देश छोड़ के भाग गया, ठीक है, हाँ, देश को छोड़ के भाग गया, तो अब आप उसकी प्रेजेंस को इंश्योर कैसे करोगे? इसीलिए आप उसको बॉन्ड में एंटर करवाते हो फॉर सच सिचुएशंस जहां पे कि अगर अपील वगैरह चली जाए तो उसके हियरिंग में जो एक्यूज्ड है उसकी प्रेजेंस को इंश्योर किया जा सके। एंड अगेन इसमें एपलेट कोर्ट भी इंक्लूडेड है, कि मान लीजिए एपलेट कोर्ट की हियरिंग चल रही है, उसका भी डिसीजन आ गया कि हाँ, बंदा था ये इनोसेंट था, ठीक है, हम भी मतलब जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट का जो डिसीजन था उसको अपहेल्ड करते हैं, ठीक है, इस एग्जांपल को लेके चल रहे। तो अगेन अब प्रोसिक्यूशन जो है वो हाई कोर्ट को तो अप्रोच कर सकता है ना, तो एपलेट कोर्ट भी अगर कोई डिसीजन दे रहा है तो वहां पर भी एक्यूज्ड को एक बॉन्ड में एंटर करवाया जाता है फॉर दिस रीजनिंग। क्लियर है आपको? फिर से पढ़ते हैं। बिफोर कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल एंड बिफोर डिस्पोजल ऑफ द अपील, द कोर्ट ट्राइंग द ऑफेंस और द एपलेट कोर्ट एज द केस मे बी शैल, देखिए मैंडेटरी यहां पे डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है, रिक्वायर द एक्यूज टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड और बेल बॉन्ड टू अपीयर बिफोर द हायर कोर्ट एज एंड व्हेन सच कोर्ट इश्यूज नोटिस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अपील और पिटिशन फाइल्ड अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव कोर्ट, एंड सच बॉन्ड शैल बी इन फोर्स फॉर 6 months। 6 महीने के लिए वो बॉन्ड फोर्स में रहेगा, ठीक है। 6 महीने के बाद वो बॉन्ड एक्सपायर हो जाएगा, और जो भी मतलब अगर कोई सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट किया गया हो तो वो सिक्योरिटी अमाउंट उस पर्सन को रिटर्न कर दिया जाएगा। क्लियर है आपको? सबसेक्शन 2, इफ सच एक्यूज्ड फेल्स टू अपीयर द बॉन्ड स्टैंड फोरफीटेड एंड द प्रोसीजर अंडर सेक्शन 491 शैल अप्लाई। अब इसका मतलब क्या है, बड़े ध्यान समझिएगा। देखिए हमने एक्यूज को एक बॉन्ड में एंटर करवाया था कि वो अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करेगा अगर मैटर किसी हायर कोर्ट के पास जाता है, ठीक है। अब हुआ क्या, अब ये मतलब इसको आप एक इस तरीके से भी देख सकते हैं। अब हायर कोर्ट ने एक नोटिस इशू किया कि आप अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करिए, बंदा आया ही नहीं। भले जजमेंट में ये हो गया, भले जजमेंट ये आया कि हाँ ठीक है, तुम जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था उसको हम अपहेल्ड करते हैं, तुमको इनोसेंट ही मानते हैं, ठीक है, लेकिन तुमने जो कोर्ट का नोटिस था फॉर अपीयरेंस, उससे कंप्लाई नहीं किया, तो हम जो तुम्हारा बॉन्ड का अमाउंट था उसको फोरफिट कर देंगे बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 491। तो इसका रिलेशन इस चीज से नहीं है कि मतलब सब्सिक्वेंटली अगर हायर कोर्ट उसको मतलब हायर कोर्ट जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट का डिसीजन था उसको अपहेल्ड करे, या फिर उसके डिसीजन को रिवर्स करके एक्यूज को गिल्टी मान ले, इट डजेंट मैटर। अगर आप कोर्ट के डायरेक्शन से कंप्लाई नहीं करेंगे तो आपने जो भी अमाउंट पे किया था उसको हम फोरफिट करने की अथॉरिटी रखते हैं। क्लियर आपको ये चीज? ठीक है। सेक्शन 491 हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इट इज बेसिकली रिलेटेड टू प्रोसीजर व्हेन बॉन्ड हैज बीन फोरफिटेड। क्लियर है? आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ और भी आपको जानने की आवश्यकता है। 483 पे आते हैं। स्पेशल पावर्स ऑफ हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन रिगार्डिंग बेल। इसको बड़े ध्यान समझिएगा। सेक्शन 483 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। स्पेशल पावर्स, अब देखिए स्पेशल पावर्स है, इट इज अ स्पेशल प्रोविजन। और याद रखिएगा ये जनरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन है कि जो स्पेशल प्रोविजन होते हैं, अगर इफ देयर इज ए
if there is a conflict between a special provision and a general provision, the special provision will prevail. ठीक है, क्लियर है आपको ये चीज? ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 483 पे। सबसेक्शन 1, अ हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में डिस्क्रिशन है डायरेक्ट that any person accused of an offense and in custody be released on bail, and if the offense is of the nature specified in subsection 3 of section 480 may impose any condition which it considers necessary for the purposes mentioned in that subsection. अब देखिए हमने क्या समझा है अब तक। हमने ये समझा है कि देर आर सम केसेस जहां पर एक्यूज्ड को बेल ग्रांट ना किया जाए। अगर आपको सेक्शन 480 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 याद हो तो वहां पर हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक्यूज ने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जिसकी जो पनिशमेंट है इट इज डेथ पेनल्टी एंड लाइफ इंप्रिजनमेंट इन द ऑल्टरनेटिव, तो वहां पर जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है वो एक्यूज को बेल ग्रांट नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज दैट मैटर इज एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। वहां पर एक्यूज को हम कोर्ट ऑफ सेशन के पास कमिट कर देंगे एंड देन आफ्टर दैट सब्सिक्वेंटली कोर्ट ऑफ सेशन के पास अथॉरिटी होगी एक्यूज को बेल ग्रांट करने की। सेक्शन 483 सबसेक्शन 1 ये कहता है, क्लॉज एस का ये कहता है that any person accused of an offense and in custody be released on bail, and if the offense is of the nature specified in subsection 3 of section 480 may impose any condition which it considers necessary for the purpose mentioned in that subsection. ठीक है, तो बेसिकली जो सेक्शन 480 के आपके प्रोहिबिशन थे, ठीक है, या फिर अगर आप सेक्शन 479 का ही प्रोहिबिशन ले लेते हैं कि वो जो 1/2 वाला था कि उसने 1/2 टेन्योर उसने फेस कर लिया है, इम्प्रिजनमेंट उसने फेस कर लिया है, लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनने के बाद कोर्ट ने ये ओपिनियन फॉर्म किया कि इसको रिलीज ना किया जाए। याद है ना, वो अभी हमने जस्ट रीड किया था सेक्शन 479। तो ये जो सारे सिचुएशंस हैं, ठीक है, ये जनरल रूल है। सेक्शन 483 ये कहता है कि हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के पास कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन है, कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन है कि इवन अगर ये भी केसेस हैं आपके सेक्शन 480 और सेक्शन 479 के जो प्रोहिबिशन है, जो केसेस हैं वो हैं, उन पर भी हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन बेल ग्रांट कर सकता है। देखिए लिखा है दैट एनी पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस एंड इन कस्टडी बी रिलीज्ड ऑन बेल एंड इफ द ऑफेंस इज ऑफ द नेचर स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 3। याद है आपको? अच्छा, सबसेक्शन 3 में आपको एक बात बतानी थी मुझे। हाँ, सबसेक्शन 3 अगर आपको याद हो ये क्या था, इसमें क्या लिखा है? व्हेन ए पर्सन एक्यूज्ड और सस्पेक्टेड ऑफ द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ विच में एक्सटेंड टू 7 years और मोर ऑफ एन ऑफेंस अंडर चैप्टर 6, 7 और 17। क्या क्या था ये था बॉडी ऑफेंस, ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी, स्टेट, और ये था आपका प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर इन चैप्टर्स में ऑफ भारतीय न्याय संहिता आपने कोई भी ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है, और उस पर्टिकुलर ऑफेंस की जो पनिशमेंट है दैट द पनिशमेंट मे एक्सटेंड टू 7 years और मोर, 7 साल या उससे अधिक की पनिशमेंट है उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए, तो वहां पर अगर कोर्ट बेल ग्रांट करता है तो उसको ये सारे कंडीशंस तो लगाने ही पड़ेंगे। क्या कंडीशंस हैं? दैट सच पर्सन शैल अटेंड इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशंस ऑफ द बॉन्ड एग्जीक्यूटेड अंडर दिस चैप्टर। अगर आपको कहा गया है कि आप पुलिस स्टेशन में हाजिरी दीजिए, कोर्ट की प्रोसीडिंग के टाइम पे अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करिए, आपको वो सब करना पड़ेगा। दैट सच पर्सन शैल नॉट कमिट एन ऑफेंस सिमिलर टू द ऑफेंस ऑफ विच ही इज एक्यूज्ड और सस्पेक्टेड ऑफ द कमीशन ऑफ विच ही सस्पेक्टेड। ठीक है, यहां पे ये कहा जा रहा है कि अगर उस इंसान को रिलीज किया जा रहा है, ठीक है, सपोज इंसान जो है वो थेफ्ट किया था, ठीक है, उसने कोई चोरी की थी, चोरी करने के बाद उसको बेल पर रिलीज कर दिया गया, मतलब उसके अगेंस्ट में एक्यूजेशन लगा है कि उसने चोरी की है, ठीक है, तो क्या कहते हैं कि उसको बेल पर रिलीज कर दिया गया। तो उसको हम ये भी डायरेक्शन देंगे उस बॉन्ड में, उस बेल बॉन्ड में, कि आप अगर बाहर जा रहे हो, जिस ऑफेंस के लिए आपको कस्टडी में रखा गया था वो ऑफेंस आप दोबारा कमिट मत करिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई दूसरा ऑफेंस कमिट कर सकते हैं। कोर्ट को ये कंडीशंस डालनी है, अलॉन्ग विद दैट कोर्ट और भी कंडीशंस डाल सकता है, ठीक है, तो उसमें डाल देगा कि और भी कोई ऑफेंस कमिट ना करो। बहुत ही अब्सर्ड ग्राउंड है ये, मुझे समझ नहीं आ रहा है इसको डालने का मतलब क्या है,
ठीक है। क्लॉज सी, दैट सच पर्सन शैल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेक एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस टू एनी पर्सन एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस so as to dissuade him from disclosing such facts to the court or to any police officer or tamper with the evidence। ठीक है, ये तो ऑन द फेस ऑफ इट आपको समझ में आ ही गया होगा, इसमें कुछ बताने के लिए है नहीं। तो आपका सेक्शन 483 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए क्या कहता है, दैट एनी पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस एंड इन कस्टडी बी रिलीज्ड ऑन बेल एंड इफ द ऑफेंस इज ऑफ द नेचर स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 3 और सेक्शन 480 may impose any condition which it considers necessary for the purposes mentioned in that सबसेक्शन। ठीक है, अब सेक्शन 480 सबसेक्शन 3 के अंदर कुछ कंडीशंस लिखे हुए हैं कि अगर आप किसी एक्यूज को रिलीज करते हो जिसने एक ऑफेंस कमिट किया हो अंडर चैप्टर 6, 7 एंड 17, ठीक है, ऑफ भारतीय न्याय संहिता, तो वहां पर कुछ कंडीशंस लिखे हुए हैं। अलॉन्ग विद दैट कोर्ट को हमने ये भी जुरिस्डिक्शन दी है, ये भी अथॉरिटी दी है कि आप उसके साथ में और भी कंडीशंस इंपोज कर सकते हो। क्लॉज बी, दैट एनी कंडीशन इंपोज बाय मैजिस्ट्रेट व्हेन रिलीजिंग एनी पर्सन ऑन बेल बी सेट असाइड और मॉडिफाइड। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, आई एम सो सॉरी, गिव मी अ सेकेंड। 480 में आपको बताना था। अच्छा हाँ, ये देखिए इसमें क्या लिखा है कि ये जो आपके चैप्टर्स हैं, चैप्टर 6, 7 और 17, अगर इनके जो ऑफेंसेस हैं उसका अबेटमेंट किया जाए करने के लिए किसी को कि इसके अंदर ऑफेंस कमिट करो, मतलब इन चैप्टर्स के अंदर का कोई ऑफेंस कमिट करो, कॉन्स्पिरेसी किया जाए या फिर अटेम्प्ट टू कमिट किया जाए, ठीक है, तो वहां पर भी मतलब वो सेम प्रिंसिपल अप्लाई होगा। इनको हम कहते हैं इनकोएट ऑफेंसेस। ये अपने बैरक में आप लोग लिख लीजिएगा। इनकोएट का मतलब होता है इनकम्प्लीट ऑफेंसेस, जहां पे मतलब आप अटेम्प्ट करते हो या अबेट करते हो। देखिए, अबेटमेंट करना खुद में एक क्रिमिनल ऑफेंस है। अबेटमेंट के बाद वो इंसान अबेट होके वो पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट किया कि नहीं किया वो तो अलग बात है, लेकिन अबेटमेंट इन इटसेल्फ इज एन ऑफेंस बट इट इज एन इनकम्प्लीट ऑफेंस। आपने अबेटमेंट किया कि जाके उस इंसान का मर्डर करो, इंसान ने जाके मर्डर किया ही नहीं, ठीक है, तो ये इनकम्प्लीट है मगर स्टिल इट इज एन ऑफेंस। क्लियर है? तो ये सारे के सारे इनकोएट ऑफेंसेस भी इसमें कवर रहेंगे, ये आपको बताना था मुझे। सो come back to section 483 subsection 1 clause B, that any condition imposed by a magistrate when releasing any person on bail be set aside or modified। अब अगर मैजिस्ट्रेट ने किसी भी इंसान को बेल पर रिलीज किया है और सब्सिक्वेंटली वो इंसान एक एप्लीकेशन डालता है कोर्ट ऑफ सेशन में या फिर हाई कोर्ट में, ठीक है, कि जिस बेल की कंडीशन पे मुझे रिलीज किया गया है वो कंडीशंस जो है वो अनरीजनेबल है, अननेसेसरी है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, दैट एनी कंडीशन इंपोज बाय मैजिस्ट्रेट व्हेन रिलीजिंग एनी पर्सन ऑन बेल बी सेट असाइड और मॉडिफाइड। तो यहाँ पर हमने कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट को एक सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन दी है, एक एपलेट जुरिस्डिक्शन दी है कि वो अगर चाहें तो मैजिस्ट्रेट ने अगर बेल की कोई भी कंडीशन इंपोज की है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं और साथ ही साथ उसको सेट असाइड भी कर सकते हैं। मतलब क्या मतलब हो सकता है कि मैजिस्ट्रेट ने बेल ग्रांट कर दी, द प्रोसिक्यूशन वेंट थ्रू एन अपील टू द कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट, वहां पर उन्होंने देखा कि बेल जो ग्रांट किया गया था यहां पर एक्यूज जो है वो इंटाइटल्ड नहीं था बेल के लिए, ठीक है, द एक्यूज वाज नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव बेल, तो वो क्या करेंगे, वो बेल को सेट असाइड भी कर सकते हैं, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। प्रोवाइजो पे आते हैं, provided that the High Court or the Court of Session shall, before granting bail to a person who is accused of an offence which is triable exclusively by the Court of Session or which, though not so triable, is punishable with imprisonment for life, give notice of the application for bail to the public prosecutor unless it is for reasons to be recorded in writing of opinion that it is not practicable to give such notice. Again, proviso, exception to the general rule. Proviso क्या कहता है कि अगर किसी इंसान ने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है विच इज एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है, या फिर वो एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन नहीं है बट द पनिशमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर ऑफेंस इज इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ। इफ यू रिमेंबर, तो मैंने आपको बताया था कि देयर आर सर्टेन ऑफेंसेस अंडर भारतीय न्याय संहिता जिसका ट्रायल जो है वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास करते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास लाइफ इंप्रिजनमेंट भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका सेक्शन 338 हो गया, 339 हो गया, 343, 342 सबसेक्शन 1, 341 सबसेक्शन 1, 316 सबसेक्शन 5, 118 सबसेक्शन 2, ठीक है। यहां पर जो ट्रायल है ये कंडक्ट किया जाता है बाय द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, लेकिन जो फर्स्ट क्लास के आपके मैजिस्ट्रेट हैं उनके पास ये अथॉरिटी है कि फॉर दीज पर्टिकुलर ऑफेंसेस मतलब आप लाइफ इंप्रिजनमेंट भी ग्रांट कर सकते हो एज ए पनिशमेंट, ठीक है। तो यहां पर कहता है प्रोवाइडेड द, अब ऐसे ऑफेंसेस जो कि एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय हैं
ट्राइबल है कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा, फॉर एग्जाम्पल मर्डर, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो पनिशमेंट होती है इट इज लाइफ इंप्रिजनमेंट एंड डेथ पेनल्टी इन ऑल्टरनेटिव। क्लियर है आपको? फिर से पढ़ता हूं इसके ऊपर। प्रोवाइडेड दैट द हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन शैल, मैंडेटरी है, बिफोर ग्रांटिंग बेल टू अ पर्सन हु इज एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस which is tribal exclusively by the court of session or which though not so tribal is punishable with imprisonment for life। इसमें वो ऑफेंसेस कवर हैं जो कि एक्सक्लूसिवली ट्राइबल हैं बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। उसके साथ में वो ऑफेंसेस भी कवर हैं जिनकी जो मैक्सिमम प्रिस्क्राइब पनिशमेंट है इज लाइफ इंप्रिजनमेंट। अब इसमें ये क्यों नहीं लिखा है कि डेथ पेनल्टी वाले ऑफेंसेस कवर्ड है? बिकॉज डेथ पेनल्टी के जितने भी ऑफेंसेस हैं दे ऑल आर इंप्लाइडली एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। तो यहां पे डेथ पेनल्टी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। तो अगर ऐसे केसेस में जो कोर्ट है, यानी कि आपका कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट है, वो बेल ग्रांट करना चाहता है तो उसको पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एक नोटिस देना पड़ेगा कि वो बेल हियरिंग में आए और कोर्ट को सेटिस्फाई करे कि इस इंसान को बेल क्यों नहीं ग्रांट करना चाहिए फॉर द ऑफेंसेस विच आर एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन और फॉर द ऑफेंसेस हुज मैक्सिमम प्रिस्क्राइब पनिशमेंट इज लाइफ इंप्रिजनमेंट बट वॉज नॉट ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। तो आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एक नोटिस देंगे कि आप आके बताइए कि इस इंसान को बेल ग्रांट क्यों ना किया जाए, ठीक है। लेकिन कोर्ट यहां पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को हियरिंग में बुलाने, मतलब जो बुलाने का डिसीजन है उससे रिफ्रेन भी कर सकता है। वाई? फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग ऑफ ओपिनियन दैट इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल टू गिव सच नोटिस। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए जो एक्यूज्ड है उसका कोई बेटा है, ठीक है, और उसके बेटे की डेथ हो गई, ठीक है। इट्स अ वेरी कंसर्निंग सिचुएशन कि जो एक्यूज्ड है उसका कोई बेटा था 5-6 साल का, उसकी डेथ हो गई फॉर ड्यू टू सम इलनेस वगैरह। अब वहाँ पर आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बुला रहे हो जो कि उस इंसान को बेल पर नहीं छूटने देगा। वो इंसान क्यों बेल पे छूटना चाहता है? ताकि जो वो होता है ना, वो मतलब जो राइट्स वगैरह होते हैं डेथ वाले, वो उनको निभा सके, फॉर दिस रीजनिंग ओनली, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये एक बहुत ही सेंसिबल, बहुत ही कंसर्निंग सिचुएशन है। यहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बुला के उनके ग्राउंड्स को सुनना कि इस इंसान को बेल पर क्यों ना छोड़ा जाए वुड नॉट बी ए प्रूडेंट ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर कोर्ट को एक स्पीकिंग ऑर्डर देना पड़ेगा इफ दे वर ऑफ द ओपिनियन कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बेल की हियरिंग में हम नहीं बुलाते हैं। तो सेकेंड प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन शैल before granting bail to a person who is accused of an offense tribal under section 65 or subsection 2 of section 70, that is rape and gang rape against a girl who is below the age of 18 years। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। गिव नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन फॉर बेल टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर विद इन ए पीरियड ऑफ 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द नोटिस ऑफ सच एप्लीकेशन। देखिए, जो प्रोवाइजो 1 है, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस में आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बेल हियरिंग में बुलाने के ऑप्शन से रिफ्रेन कर सकते हो। लेकिन जो प्रोवाइजो 2 है ये कहता है कि अगर सेक्शन 65 विच इज रेप एंड गैंग रेप कमिटेड अगेंस्ट अ चाइल्ड, कमिटेड अगेंस्ट अ गर्ल बिलो द एज ऑफ 18 years, ऐसा कोई ऑफेंस है तो वहां पर अगर आपको बेल ग्रांट करना है तो आपको पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एक नोटिस देना पड़ेगा विद इन 15 days कि वो बेल हियरिंग में आए और कोर्ट को सेटिस्फाई करे कि इस इंसान को बेल पर क्यों ना छोड़ा जाए। मतलब यहां पर आपको मैंडेटरली पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बुलाना ही बुलाना है एंड नो एक्सेप्शनल सिचुएशन आप बिना पब्लिक प्रोसिक्यूटर के साइड को सुने एक्यूज्ड को बेल ग्रांट नहीं करेंगे, ठीक है। इट इज अ वेरी सीरियस ऑफेंस। Subsection 2, the presence of the informant or any person authorized by him shall be obligatory at the time of hearing of the application for bail to the person under section 65 or subsection 2 of section 70 of the भारतीय न्याय संहिता 2023। जब बेल हियरिंग कंडक्ट की जा रही होगी एक्यूज्ड की, अगर वो कहता है कि मतलब उसके अगेंस्ट में ये एक्यूजेशन लगा है कि उसने सेक्शन 65 और सेक्शन 70 सबसेक्शन 2 ऑफ भारतीय न्याय संहिता का ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है, और वो बेल के लिए अगर हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन को अप्रोच किया है, ठीक है, तो उस बेल हियरिंग में जो इंफॉर्मेंट है, मतलब जिसने इंफॉर्मेशन दी थी अबाउट द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस, उसका प्रेजेंस इज मैंडेटरी। या फिर अगर इंफॉर्मेंट किसी को नॉमिनेट करता है अपने किसी रिलेटिव को या फिर लीगल गार्जियन को कि वो जाके अपनी उस मतलब इंफॉर्मेंट को रिप्रेजेंट करे बेल हियरिंग के टाइम पे, तो वो भी किया जा सकता है। मतलब देखिए, ऑब्वियस सी बात है, रेप का केस है, हो सकता है इंफॉर्मेंट जो है वो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो गया हो आफ्टर दैट पर्टिकुलर ऑफेंस एंड वो अपनी प्रेजेंस को इंश्योर ना कर पा रही हो, तो वहाँ पर हमने उसको एक ये भी डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि वो या तो खुद आ जाए
या फिर वो अपने किसी लीगल गार्जियन या फिर रिलेटिव को भेज दे जो जिसको भी वो इन्फॉर्मेंट नॉमिनेट करे रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। सबसेक्शन 2 क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ये मैंडेटरी है, ध्यान रखिएगा। सबसेक्शन 3, अ हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन मे डायरेक्ट दैट एनी पर्सन हु हैज बीन रिलीज्ड ऑन बेल अंडर दिस चैप्टर बी अरेस्टेड एंड कमिट हिम टू कस्टडी। किसी भी इंसान को चैप्टर 35 में अगर रिलीज किया गया है तो हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के पास ये डिस्क्रिशन है, ये डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी है कि अगर किसी भी इंसान को बेल पर रिलीज किया गया है एंड द पर्सन इज कंप्लाइंग विद द कंडीशंस ऑफ द बेल, इवन आफ्टर दैट उस इंसान को हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन ऑर्डर दे सकते हैं कि अगेन अरेस्ट करके उसको लॉफुल कस्टडी में लिया जाए, ठीक है। अब सबसेक्शन 3 से रिलेटेड हम लोग एक केस भी पढ़ेंगे, ठीक है। आई गेस सेक्शन 483 आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। मैं आपको एक चीज बताता हूं, सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 483 इज विथ रिगार्ड्स टू कैंसिलेशन ऑफ बेल, इज रिगार्डिंग कैंसिलेशन ऑफ बेल। और आपको याद होगा मैंने सेक्शन 480 का भी एक आपको सबसेक्शन बताया था जो कि कैंसिलेशन ऑफ बेल से रिलेटेड था, दैट इज सबसेक्शन 5, ठीक है। तो ये दोनों प्रोविजन आप याद रखिएगा, दे आर बोथ रिलेटेड टू कैंसिलेशन ऑफ बेल। अब आते हैं कुछ केस लॉस पे। Adhigur Charan Singh versus State 1978 Supreme Court. The Supreme Court observed that while granting bail in section 480 BNSS, ठीक है, जो इसके करस्पॉन्डिंग प्रोविजन है सीआरपीसी के, आप उससे रिप्लेस कर दीजिएगा आपको लाइक इजीली समझ में आ जाए, इसलिए मैंने इसमें सीआरपीसी के प्रोविजन डालने के बजाय बीएनएसएस की प्रोविजन डाल दिए, ठीक है। In section 480 BNSS and section 483 BNSS, there cannot be any rigid norms governing the granting of bail. Each case is unique in its own facts and circumstances, but there are two critical factors to be examined in each case. Potential of the accused evading justice, chances of the accused of tampering with evidence, which will affect a fair trial. The Sessions Court and the High Court under section 483 BNSS, though, have a wide jurisdiction, but this jurisdiction should be exercised in the interest of justice only. ठीक है। अतिगुर चरण सिंह वर्सेस स्टेट में सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि अगर सेक्शन 480 दैट इज बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस या फिर सेक्शन 483 दैट इज स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग बेल, जहां पे कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट बेल ग्रांट कर सकते हैं, अगर वो बेल ग्रांट करना चाहते हैं तो देयर कैन नॉट बी एनी रिजिड नॉर्म्स गवर्निंग द ग्रांटिंग ऑफ बेल, ठीक है। मतलब बहुत ही ऐसे नहीं कर देना है कि एकदम एक्सेप्शनल सिचुएशन में या सेक्शन 480 और सेक्शन 483 के अंदर बेल ग्रांट करिए, ठीक है। ईच केस इज यूनिक इन इट्स ओन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। आप इसके लिए कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला भी नहीं बनाएंगे कि जिसको फॉलो करके किसी इंसान को सेक्शन 480 या सेक्शन 483 में बेल ग्रांट किया जाए, बिकॉज हर केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस यूनिक होते हैं कैरेक्टर में, ठीक है। बट एक चीज आप ध्यान रखिए कि अगर आप सेक्शन 480 और सेक्शन 483 के अंदर बेल ग्रांट करते हैं तो आपको ये दोनों जो मतलब कंडीशंस हैं, ठीक है, इनको तो आपको पिक्चर में लेना ही पड़ेगा। पहला क्या है, पोटेंशियल ऑफ द एक्यूज्ड इवेडिंग जस्टिस, क्या पता वो एब्सकॉन्ड कर जाए इफ देयर इज एनी पॉसिबिलिटी ऑफ दैट। चांसेस ऑफ द एक्यूज्ड ऑफ टैंपरिंग विद एविडेंस व्हिच विल अफेक्ट अ फेयर ट्रायल, एक्यूज बाहर जाके विटनेसेस को इंड्यूस करे, ठीक है, जो उसको पता है कि जो एविडेंसेस के अगेंस्ट में यूज किया जा सकता है उनसे टैंपर कर ले, ठीक है। तो ये सिचुएशंस तो आपको ध्यान में रखने हैं, बट अलॉन्ग विद दैट आप और भी सिचुएशंस को ध्यान में रख के उस इंसान को बेल दे सकते हो या फिर रिजेक्ट कर सकते हो। The Sessions Court and the High Court under section 483 BNSS though have a wide jurisdiction, but this jurisdiction should be exercised in the interest of justice only, ठीक है। ये तो प्राइम फेसाई क्लियर है। State versus Captain Jagjit Singh 2021 Supreme Court. The Supreme Court observed that cancellation of bail is a wide discretionary power and should be exercised cautiously but not sparingly. मैं आपको समझाता हूं इसमें है क्या। बेसिकली ये है कि आप बेल को कैंसिल नहीं कर सकते हो until and unless subsequently कुछ न्यू फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस पिक्चर में ना आ जाए, ठीक है। अब सपोज एक्यूज्ड को बेल ग्रांट कर दिया गया था बाय कंसीडरिंग द अर्लियर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। अब उन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पर आप बेल को कैंसिल नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस कुछ नए फैक्ट्स या सर्कमस्टेंसेस अगर पिक्चर में आते हैं तब आप बेल को कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। यहां पर स्टेट वर्सेस कैप्टन जगजीत सिंह में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दी थी कि जो बेल को कैंसिल करने की अथॉरिटी है, ठीक है, सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट के पास और सेक्शन 480 सब सेक्शन 5 में मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास, वो एक वाइड डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है।
इसको कॉशियसली यूज करना है, लेकिन ये नहीं कि बहुत ही स्पेरिंगली यूज करिए, बहुत ध्यानपूर्वक यूज करिए, कम मतलब एक्सेप्शनल सिचुएशन में यूज करिए, ऐसा नहीं है। ध्यान से यूज करिए लेकिन एक्सेप्शनल सिचुएशन में इसको यूज मत करिए, ऐसा मतलब कोई ऐसा माइंडसेट मत बना लीजिए। अगला है रामचंद्र थंगप्पन आचारी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। The Supreme Court observed that the fact that a person has been granted bail and is not being released merely because he is unable to produce a local surety is travesty of justice. In such a case, the person should be released on his personal bond. Law cannot ignore the plight of indigent persons who are not able to produce sureties despite being granted bail. ठीक है, अगर कोई इंसान है जो इंटाइटल्ड है बेल पर रिलीज होने के लिए, बट वो किसी श्योरिटी को नहीं ला पा रहा और वो सिक्योरिटी अमाउंट को डिपॉजिट नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो उसको उसके पर्सनल बॉन्ड पर रिलीज कर दिया जाएगा, बस एक अंडरटेकिंग के थ्रू। ठीक है, उससे किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी, किसी भी श्योरिटी को अपॉइंट नहीं किया जाएगा, उसको बस उसके पर्सनल बॉन्ड पे ही रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, बिकॉज द पर्सन विल बी डीम्ड टू बी एन इंडिजेंट पर्सन। Persuasive and exceptional overbearing conditions are required for cancellation of bail. For such cancellation, the reasons should have arrived after granting of bail. Even the Supreme Court, under Article 136 of the Indian Constitution, can cancel any bail order passed by any court. ठीक है, यहाँ पर यही कहा गया है कि आप बेल को बेस्ड ऑन द प्रीवियस फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस कैंसिल नहीं कर सकते। अगर आपको कैंसिल करना है तो कुछ नए फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस अगर निकल के आए होंगे, ओनली देन आफ्टर दैट यू विल होल्ड द अथॉरिटी टू कैंसिल द बेल। ठीक है, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि आर्टिकल 136 के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, आई गेस इट इज SLP, स्पेशल लीव पिटीशन, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट भी बेल को कैंसिल कर सकते हैं। आपको पता होगा आर्टिकल 142 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर्स भी हैं। ठीक है, अगले केस पे आते हैं। अच्छा, एक टॉपिक है रेस जुडिकाटा ऑन बेल एप्लीकेशंस। अच्छा, क्या होता है रेस जुडिकाटा? आपको पता है रेस जुडिकाटा क्या होता है? अभी हम लोग इसमें एकदम डिटेल में डेल्व नहीं करेंगे, डिटेल में डेल्व हम लोग तब करेंगे जब हम लोग CPC पढ़ेंगे। रेस जुडिकाटा जो है, इसका मैनिफेस्टेशन आपको मिल जाएगा, यू विल फाइंड द मैनिफेस्टेशन ऑफ रेस जुडिकाटा अंडर सेक्शन 11 ऑफ CPC। रेस जुडिकाटा जनरली ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई केस है, कोई सिविल केस है, ठीक है, उसका जजमेंट आ गया, ठीक है, तो आप बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस जिस पे जजमेंट आया था, या फिर मतलब बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस जिस पे ट्रायल चल रहा है, आप एक नई प्रोसीडिंग चालू नहीं कर सकते। ठीक है, समझिए मतलब मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, रेस जुडिकाटा क्या होता है। फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए कि किसी सिविल कोर्ट ने एक मैटर को कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर लिया बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर केस। ठीक है, अब उसी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस पर जो एग्रीव्ड है वो अगेन उसी लेवल ऑफ हायरार्की ऑफ सिविल कोर्ट के अंदर नया केस इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता, बिकॉज दैट विल बी बार्ड बाय द रूल ऑफ रेस जुडिकाटा। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल बेल एप्लीकेशंस पे भी अप्लाई होता है? इसको समझने से पहले आप पहले एक मैक्सिमम पढ़िए। इट सेज इंटरेस्ट रिपब्लिके अटसिट फिनिस लिटियम। इट इज इन द, मैं इसको लिख देता हूं, इट इज in the interest of the state to put an end to litigation। ठीक है, लिटिगेशन जितनी जल्दी डिस्पोज ऑफ हो सके ये स्टेट के इंटरेस्ट में। क्यों? मतलब स्टेट का बहुत सारा पैसा बचेगा अगर लिटिगेशन जल्दी डिस्पोज ऑफ हो सके। ठीक है, पार्टीज के भी इंटरेस्ट में जाता है, लेकिन इट गोज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट की लिटिगेशन पे जल्दी से एंड लगे, मतलब जल्दी से खत्म हो। ठीक है, अब यहां पर हम लोग समझेंगे कि क्या रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल बेल एप्लीकेशंस पर अप्लाई होता है कि नहीं होता है। In Lieutenant Colonel Prashant Shrikant Purohit versus State of Maharashtra 2017 Supreme Court, the Supreme Court observed that generally res judicata does not apply on bail applications. However, successive bail applications without new facts and circumstances should not be entertained. जो जनरल रूल है वो ये है कि रेस जुडिकाटा का जो प्रिंसिपल है वो बेल एप्लीकेशंस पर अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि वो एक सिविल लॉ का प्रिंसिपल है तो सिविल कोर्ट में अप्लाई होता है। बेल एप्लीकेशन पर उसकी एप्लीकेबिलिटी वैसे जनरली नहीं होती है। लेकिन अगर किसी भी प्रकार के फैक्ट्स, कोई भी ऐसा न्यू फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस अगर पिक्चर में नहीं आ रहा है, तो आप बार बार किसी कोर्ट को क्यों अप्रोच कर रहे हो फॉर द बेल एप्लीकेशन? अब कोर्ट ने एक बार रिजेक्ट कर दिया बेस्ड ऑन द प्रिवेलिंग फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, अब आप दोबारा उस कोर्ट को अप्रोच कर रहे हो। इट इज़ नॉट प्रूडेंट।
ठीक है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि बेल एप्लीकेशन सिर्फ सक्सेसिव बेल एप्लीकेशन सिर्फ तभी इंटरटेन किया जाएगा अगर कोई नया फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस पिक्चर में आ जाए तो। अर्नब मनोरंजन गोस्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स, इट इज 2020 सुप्रीम कोर्ट। मैं ये लिखा नहीं, आई एम सो सॉरी। ठीक है, एंड द जजमेंट वॉज गिवन बाई ए 2 जज बेंच। यहाँ पे आपके DY चंद्रचूड़ भी थे। ठीक है। The Supreme Court observed that in proper cases for the preservation of human liberty and to prevent abuse of the criminal justice system, the High Court can grant bail exercising its inherent powers under Section 482 CRPC and Article 226 of the Indian Constitution. Here, the nature of offence, severity of punishment and possibility of the accused absconding should be examined. आपका Section 482 जो है, इसका corresponding provision you will find under Section 528 BNSS. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यही ऑब्जर्व किया था इस अर्नब गोस्वामी के केस में कि हाई कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर्स को इन्वोक करके इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस भी बेल ग्रांट कर सकता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा और कुछ डेल्व करने के लिए ध्यान रखिएगा। वैसे ये जो दोनों केसेस है ना, इफ़ आई गेट टाइम तो मैं बहुत ही डिटेल में आपको समझाऊंगा कि ये कंक्लूजन सुप्रीम कोर्ट ने क्यों ड्रॉ किया था। ठीक है, अगर देखा जाए तो बेल एप्लीकेशंस के हिसाब से ये जजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक बार इसको अगर एक सेपरेट लेक्चर बना दूंगा दोनों जजमेंट्स के लिए। अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट की ये ऑब्जर्वेशन थी कि अंडर सेक्शन 482 हाई कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर्स को इन्वोक करके इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस किसी इंसान को बेल ग्रांट कर सकता है। अरविंद केजरीवाल वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 2024 सुप्रीम कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट ए पर्सन हैज़ द राइट टू रिमेन साइलेंट। अच्छा, किस जजमेंट में कहा गया था, कौन सी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा गया था कि आपके पास राइट टू रिमेन साइलेंट इज ए फंडामेंटल राइट है आपका? इट इज इन नंदनी सतपथी वर्सेस PL डानी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इसको प्लीज आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इट इज 1978 सुप्रीम कोर्ट। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया दैट ए पर्सन हैज द राइट टू रिमेन साइलेंट एंड मेरली ड्यू टू इवेजिव रिप्लाईज। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप मतलब रिप्लाई नहीं कर रहे, आप रिप्लाई देने से बच रहे हो। अ पर्सन कैन नॉट बी डिनाइड बेल एंड इन टर्न बी अरेस्टेड एज ऑब्जर्व बाय द सुप्रीम कोर्ट इन वेरियस डिसीजंस। बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। अ बैलेंस हैज टू बी ड्रॉन बिटवीन द राइट्स ऑफ द एक्यूज्ड एंड द नीड फॉर ए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन and impartial investigation is the basic necessity in criminal jurisprudence which cannot be done away with। ठीक है, ये आपका है रुकिए मैं इसको लिख देता हूँ। यह फेयर नहीं है, यह आपका अफेयर है। ठीक है, a fair and impartial investigation is the basic necessity in criminal jurisprudence which cannot be done away with। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि एक इंसान के पास ये फंडामेंटल राइट है कि he can remain silent। ठीक है, इन वॉट एवर सिचुएशन ही सीम्स की मतलब यहाँ पे साइलेंट रहना इज माई फंडामेंटल राइट, ही कैन रिमेन साइलेंट। ठीक है, अब बेस्ड ऑन दैट या फिर अगर वो इंसान इवेजिव रिप्लाईज दे रहा है, वो रिप्लाई नहीं कर रहा आपकी बातों का या फिर सही से जवाब नहीं दे रहा, बेस्ड ऑन दिस आप किसी इंसान को अरेस्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी। और ये आपको पता है ना कि हमेशा जब कोई एक्यूजेशन किसी इंसान के ऊपर लगता है और उसका ट्रायल हो रहा होता है तो कोर्ट हमेशा प्रिज्यूम करती है कि दैट द पर्सन इज इनोसेंट। और जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, वो बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो आपका प्रोसिक्यूशन पे होता है कि वो प्रूफ करे कि इस इंसान ने कोई ऑफेंस कमिट किया है। लेकिन कोर्ट जो है वो हमेशा प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का लेके चलती है कि जो एक्यूजेशन जिस इंसान पे लगा है वो इनोसेंट है अंटिल इट वाज प्रूवन दैट ही इज गिल्टी। ठीक है, तो यहां पर क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेल, अब देखिए अगेन इसको रीट्रेट किया आपने कई बार, कई जजमेंट्स में ये पढ़ा होगा, बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। यहां पर कोर्ट ने यही चीज रीट्रेट किया कि बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। ठीक है, आप किसी भी इंसान के अगेंस्ट में अगर एक्यूजेशन लगा है उसकी लिबर्टी को अनरीजनेबली कर्टेल मत करिए, बिकॉज द पर्सन इज प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो जब तक उसको इनोसेंट हम प्रिज्यूम करके चल रहे हैं, आप उसकी लिबर्टी को अनरीजनेबली कर्टेल क्यों कर रहे हो? ठीक है, तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि एक इंसान के पास फंडामेंटल राइट है टू रिमेन साइलेंट एंड ही कैन इवन गिव इवेसिव रिप्लाईज। ठीक है, बट बेस्ड ऑन दैट आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते और उसको बेल भी डिनाई नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज द पर्सन वाज गिविंग इवेसिव रिप्लाईज या फिर ही रिमेन साइलेंट व्हेन ही वाज आस्क्ड क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है, बेल इज द रूल। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या कहा, अ बैलेंस हैज टू बी ड्रॉन बिटवीन द राइट्स ऑफ द एक्यूज्ड एंड द नीड फॉर ए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन
a fair and impartial investigation is the basic necessity in criminal jurisprudence which cannot be done away with. ठीक है, आप एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन में और मतलब जो एक्यूज के राइट्स हैं उनके बीच में. बस यही सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी इस केस में. तो आप लोग नोट कर लीजिएगा इन जजमेंट्स को. और तो कुछ इसमें बचा नहीं है अभी आज के लिए. ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में जो बाकी रिमेनिंग सेक्शंस हैं बेल के उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे. मैं कोशिश करूँगा कि आज ही से कंप्लीट करूँ एंड जल्दी ही आपके लिए मैं हिंदू लॉ के लेक्चर्स भी बनाऊँगा. सो गिव मी सम टाइम, आई एम वर्किंग ऑन इट. जल्दी आपको हिंदू लॉ के लेक्चर्स भी मिलेंगे. एंड वन मोर थिंग इज आई एम क्रिएटिंग अ टेलीग्राम ग्रुप. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा. वहाँ पर मैं नोट्स वगैरह प्रोवाइड करूँगा अपने लेक्चर सीरीज़ की. जो भी मैंने आपको लेक्चर जो दिया है उसके ऊपर मैंने नोट्स बनाए हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा. ठीक है, सो टिल देन थैंक यू सो मच. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.